हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है रुचिन सर। देखिए, चूँकि आपके सामने लिखा हुआ है कि जो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ वो जो उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, ठीक है। तो उसके लिए रिगार्डिंग हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, ठीक है। और इसी प्रैक्टिस सेट में हम क्या करेंगे, लगभग इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, ठीक है। 2 आपके सामने जो लिखा हुआ है, आप थंबनेल देख रहे होंगे इसमें कि पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसमें लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा इसके, और 50 क्वेश्चन जो होंगे वो अगली वीडियो में होंगे। इसमें आपका हिंदी भी है, ठीक है, हिंदी भी है, इसमें उत्तराखंड भी है, और इसमें आपका जीएस भी है। रीजनिंग का मैंने पहले बोल रखा है सर, मैं रीजनिंग को अलग से पढ़ाऊँगा। जितने भी टॉपिक है रीजनिंग के वो मैं अलग से कराऊँगा यूकेपीएससी के हिसाब से, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं 1 बाय 1 से, ठीक है, कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है सर, ठीक है। चलिए हिंदी के स्टार्टिंग से करते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि सूरज पूरब में उगता है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है आपका, सूरज जो है वो पूरब में उगता है, ठीक है। तो यह किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए, देखो ये जो वाक्य है, देखिए सूरज पूरब में उगता है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये पहले से निश्चित है, ठीक है। पहले से निश्चित है, प्रकृति का विधान है कि भाई सूरज जो है हमेशा पूरब से ही उगेगा। तो ये जो आपका इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका विधानवाचक वाक्य, ठीक है। तो विधानवाचक वाक्य होगा, ठीक है, क्योंकि जो प्रकृति का नियम माला क्वेश्चन आता है कि भाई सूरज पश्चिम में छिपता है, तो फिर अब ये भी आपका विधानवाचक है। सूर्य, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी एक विधानवाचक है, ठीक है। प्रश्नवाचक में आपको पता है सर कि ये इसका इस तरह का सिंबल यूज़ होता है। निषेधात्मक में नहीं वर्ड यूज़ होता है कि नहीं कर रहा है, न वर्ड यूज़ होता है, न संबंधी आपको इसमें मिलेगा। संकेतवाचक में किसी और के संकेत करता है कि वह वहाँ जा रहा है, यहाँ वहाँ, इस तरह के कुछ संकेत करता है इसमें, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अधो तुम ही हो अति बड़भागे, यह पंक्ति किस कवि की है। तो देखिए, यह पंक्ति जो है वो कवि सूरदास की है, ठीक है। किसकी कवि है, ये सूरदास की पंक्ति है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसमें। अब मेरे हिसाब से सही रहेगा, साइज ज़्यादा छोटा हो गया था। चलिए देखिए, तो किसका है सर ये आपका, ये सूरदास की पंक्ति है। देखिए घड़ा, ठीक है, किस शब्द का तत्सम है। देखिए 2 वर्ड होते हैं, तत्सम और तद्भव, ठीक है ना। तो घड़ा जो है वो किस शब्द का, देखिए किसका संबंध है, घट से संबंधित है। किसका, घट से संबंधित है। तो घट जो है, घट क्या है, घड़ा शब्द का तत्सम रूप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जानकी मंगल के कवि कौन है। तो जानकी मंगल के जो कवि है वो कवि तुलसीदास है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपका मैं बता देता हूँ आपको कि जो यूकेपीएससी है, जो यूकेपीएससी है उसके पैटर्न के हिसाब से है, और क्वेश्चन ऐसे ही जनरली वहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको जो है आप नोट आउट जो है वो करते रहिएगा सारे के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है सर। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कि नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो नमकीन शब्द में जो प्रत्यय है वो देखिए इन, ठीक है। देखिए प्रत्यय आपको पता है हमेशा लास्ट में जुड़ता है सर, उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ता है। तो प्रत्यय जो है इन, आई बात सर में क्या आएगा इसमें, इन जो होगा, इन शब्द जो होगा वो क्या है, इसमें प्रत्यय है। तो नमकीन में कौन सा शब्द प्रत्यय है, वो क्या है आपका इन शब्द जो है वो इसमें यहाँ पे प्रत्यय में है, ठीक है। चलिए देखिए, यूनिकोड फ़ॉन्ट के क्या फ़ायदे, फ़ायदे क्या हैं सर। तो यूनिकोड फ़ॉन्ट के फ़ायदे क्या हैं, ये आपका क्वेश्चन जो है वो पत्र लेखन के इनकी संचार से टॉपिक आया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा और मानक कुंजी पटल में टंकन, ये दोनों ही इसके लिए यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब कहना मतलब है कि उपरोक्त सभी, जो अगला टॉपिक दिया गया, सभी उतदयन प्रणाली में पठनीय है, तो ये जो है लगभग सभी उसमें यूज़ किया जाता है लेखन प्रक्रिया में, ठीक है। चलिए, अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार की श्रेणी माना जाता है, किस में माना जाता है सर। तो देखिए वो अनौपचारिक होते हैं सर, 2 प्रकार के होते हैं आपके, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल इनफॉर्मल। जो मित्र वगैरह को लिखते हैं सर वो अनौपचारिक कहलाते हैं, और जो कार्यालय संबंधी पत्र होते हैं वो सारे औपचारिक पत्र होते हैं इसके का भी। तो यानी कि जो औपचारिक होंगे वो बेसिकली क्या होंगे कि देखिए, जितने भी हमारे कार्यालयीय पत्र हैं, जितने भी हमारे कार्यालय पत्र हैं उन पत्रों को हम औपचारिक
पत्र कहते हैं इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो सबसे पुरानी भाषा कौन सी है वो देख लेते हैं सर इसमें, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पुरानी जो भाषा है इसमें वो कौन सी है, संस्कृत। आपको पता है संस्कृत जो है वो हिंदी की आदि जननी भी है। तो हिंदी की जो आदि जननी है वो क्या है, आपकी संस्कृत भाषा ही है, ठीक है। चलिए, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, ये पंक्ति किस कवि की है, ठीक है। तो ये पंक्ति जो है वो श्री मंगेश डबराल जी की है। किसकी है, मंगेश डबराल जी की है, ठीक है। चलिए देखिए माफ़ी चाहूँगा आपसे, गड़बड़ हो गया था। देखिए सहयोग शब्द से कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग की बात कर रहा था, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सहयोग तो मैंने आपको पहले कहा था जो उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग जो है वो हमेशा शब्द के पहले जुड़ेंगे, ठीक है ना। उपसर्ग जो होगा वो हमेशा क्या होगा, शब्द के प्रारंभ में जुड़ेंगे। तो शब्द के प्रारंभ में जुड़ेंगे क्या, आपके उपसर्ग। और प्रत्यय जो होता है वो हमेशा कहाँ जुड़ता है, हमेशा लास्ट में ही जुड़ता है। क्लियर बात समझ में आई है। चलिए अब आगे देख लेते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बाद कि ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। देखिए ईद का चांद होता है कि जो बहुत से दिन के बाद दिखता हो, वो क्या होगा, ईद का चांद होगा। जनरली में ऐसे बोलते हैं भाई बहुत ईद का चांद हो रहा है, ठीक है। चलिए संपादक किसे कहते हैं, संपादक जो है वो किसको कहा जाता है। तो देखिए संपादक जो है वो त्रुटि रहित कर छापने योग्य बताता है, यानी कि जो आपका टोटल मैटर है उसमें जितनी भी त्रुटियां हैं उसको अलग करके, ठीक है, सही करके अंततः उसे क्या करता है, ये छापता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के फटे जूते। आपको पता है सर ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रचनाकार कौन है प्रेमचंद के फटे जूते। तो प्रेमचंद के फटे जूते जो है वो हरिशंकर परसाई जी हैं। तो हरिशंकर परसाई जो है वो प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार हैं। देखिए कंठे व्यंजन के उदाहरण कौन से। कंठे मतलब कि जो मनुष्य के जो कंठ होता है वहाँ से जो ध्वनि निकलती है। आप अगर देखिए जब भी आप इस तरह कंठे तालव्य, जब भी इस तरह के आप वर्णों को देखें ना तो हमेशा आप उसको बोल के देखें। जब आप उसको बोल के देखेंगे ना तो बोल के आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये कहाँ से ध्वनि निकल रही है। जैसे ठ है, ट है, च है और ग है। आप ग को बोल के देखिए, ग, ठीक है, ग आपको पता चल जाएगा ये आपके कंठ से एकदम जो है वो कंपन उत्पन्न होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ग होगा इसमें, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। देखिए अवधि किस बोली या किस राज्य में बोली जाती है। देखिए अवधि पूछा है सर, अवधि जो है वो किस राज्य में बोले। तो अवधि जो है बेसिकली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है सर। कौन से प्रदेश में बोली जाती है सर, यूपी वाला एरिया है उसमें अवधि जो है भाषा बोली जाती है। देखिए संचार में शोर शब्द का मतलब क्या है, शोर शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए शोर संचार में जो बाधा उत्पन्न होता है, जो हमारी जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, जो भी हम प्रक्रिया करते हैं उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे शोर से परिभाषित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि संचार प्रक्रिया में बाधा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्तिन के रचनाकार कौन है। भक्तिन के रचनाकार कौन है, तो जो महादेवी वर्मा जी हैं तो वो भक्तिन के क्या है, रचनाकार मानी जाती है, ठीक है। वो क्या है, भक्तिन की रचनाकार है। देखिए भारतीय संघ की राजभाषा कौन सी है, ठीक है, बात को समझिएगा। ये इसने क्या पूछा है आपसे, राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर आपसे कोई ये पूछ लेगा कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि जो हमारी अनुसूची 8 है, अनुसूची 8 है, उस अनुसूची 8 में हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो पर्टिकुलरली किसी हमारे जो राष्ट्र है, हमारे राष्ट्र की कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसे हम राष्ट्रभाषा, हाँ राजभाषा इसने पूछा हुआ है आपसे, ठीक है ना, कि राजभाषा कौन सी है। तो अगर हम राजभाषा को देख लेते हैं
तो राजभाषा देखिए हमारी हिंदी है। कौन सी है हमारी, क्या है सर, हिंदी है। और आपको पता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो था वो 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ था। और 14 सितंबर को ही हम क्या मनाते हैं, हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हिंदी दिवस जो है वो कब मनाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है वो हम देख लेते हैं। तो सही वर्तनी देखिए आशीर्वाद, आशीर्वाद। देखिए सही वर्तनी का क्वेश्चन जरूर आएगा, तो उसका जो सही वर्तनी वाला शब्द है वो ऑप्शन नंबर ए आपको मिलेगा इसमें से। ठीक है, ए ऑप्शन मिलेगा इसमें से, आशीर्वाद। ठीक है, एक कहानी यह भी कि रचनाकार कौन है। तो एक कहानी यह भी के रचनाकार जो है वो शिवानी है। ठीक है, जो शिवानी है। ठीक है, इसके रचनाकार ये हैं। अब देखिए यहाँ तक तो जो 20 क्वेश्चन थे आपके वो हिंदी के थे। अब जो अगले क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे वो आपके जीएस प्लस उत्तराखंड, ये सब इसमें मिक्स होंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए मेघालय की राजधानी पूछा है सर कि मेघालय की राजधानी क्या है। ठीक है, मेघालय की राजधानी क्या है। ठीक है, तो मेघालय की जो राजधानी है वो आपको पता है सर क्या है, शिलोंग है। क्या है, शिलोंग है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर मान के चलिए कि आपका यूकेपीएससी जरूर पूछा है कि राजधानी क्या है। और बेसिकली आपके जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, क्या आपके जो आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं, जनरल क्वेश्चन आपका वहाँ से पूछता है राजधानी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उसमें ही होता है। ठीक है, तो शिलोंग जो है वो मेघालय की राजधानी है। तो ये आपके 21 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं वन बाय वन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इसमें। चलिए चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है वो क्या है सर, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश कि ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की संस्थापक कौन थे। ठीक है, संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो देखिए इसके संस्थापक जो है जी, तो इसके संस्थापक जो हैं वो है आपके मोहम्मद यूनुस। कौन है आपके, मोहम्मद यूनुस है। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस क्या है, इसके संस्थापक माने जाते हैं इसमें। एक सेकंड, चलिए देखिए क्वेश्चन को। इसके बाद है कि भारतीय योजना के, ठीक है, कि भारतीय योजना के वास्तुकार, भारतीय योजना के वास्तुकार कौन कहलाते हैं। तो देखिए कहते आपने सुना है सर पीसी महालनोबिस। ठीक है, नाम सुना ना, पीसी महालनोबिस। तो पीसी जो महालनोबिस है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं आपके, इसके रचनाकार कहलाते हैं। तो हेराल्ड डोमर अगर हम बात करें कि हेराल्ड डोमर क्या है, तो जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है, जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो हेराल्ड डोमर पर आधारित है। ठीक है, और आपको पता है कि जो धन निष्कासन का सिद्धांत है, किसका, धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत, तो धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो किसने पावर किया था, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, उसमें समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है ना। चलिए देखिए अगर आप बात करें सर कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं सर, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो सन 1951 से लेके और लगभग 1956 तक आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप देखा जाए कि ये मॉडल क्या है सर, तो ये आपका हेराल्ड डोमर है। क्या है, हेराल्ड डोमर मॉडल है। ठीक है, आई बात समझ में। तो अगर हेराल्ड मॉडल डोमर हम देखें तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है वो खाद्यान्न को प्रमुखता प्रदान की गई थी। खाद्यान्न जो है वो प्रमुखता प्रदान की गई थी, खाद्यान्न को प्रमुखता प्रदान की गई थी। अगर इसी के संदर्भ में हम पूछ लिया जाए कि आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन सी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी
वो आपकी 1956 से लेके लगभग 61 के बीच में थी, ठीक है ना। और यह जो थी आपकी ये महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। किस पे थी? महालनोबिस मॉडल। तो महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी और इसमें क्या था कि जो आपका उद्योग है, उद्योग को प्रमुखता प्रदान की गई थी। आई बात समझ में? अब इसी के अगर संदर्भ में हम एक चीज़ को देखें कि जो आपने लिखा है क्या कि दादा भाई नौरोजी, क्या लिखा है? दादा भाई नौरोजी। तो देखिए दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, एक थ्योरी दी है, इसका नाम है सर थ्योरी ऑफ ड्रेन। क्या दिया है सर? थ्योरी ऑफ ड्रेन दिया हुआ है, ठीक है ना। और दादा भाई नौरोजी ने ही आपका एक बुक लिखी हुई है, ठीक है। बुक का नाम मैं आपको बताता हूँ, बुक का नाम क्या था। बुक का नाम था द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी बुक में इन्होंने जो था वो धन निष्कासन को, किसको? धन निष्कासन को परिभाषित किया हुआ है। अरे बात समझ में? तो धन निष्कासन को परिभाषित किया गया है। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा इसमें फोकस करें इसमें, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से अपने अगले क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलिए चलिए सर क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट से जी। निम्नलिखित में से देखिए किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1000 का अभियान एक्सपेडिशन ऑफ 1000 का नेतृत्व किया था? तो ये क्या था सर आपका जुजम्पे गारिबाल्दी, ठीक है, इन्होंने किया था। देखिए कौन सी रिपोर्ट UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो कौन सी रिपोर्ट जो है वो UNDP के द्वारा प्रकाशित की, वो होगा सर आपका HDI, जिसको हम बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, जिसको हम क्या बोलते हैं? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका HDI, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से जी। देखिए इसके बाद क्या है कि भारत का विभाजन किस सिद्धांत का परिणाम था? तो देखिए भारत का जो विभाजन है वो बेसिकली किस सिद्धांत का परिणाम था, ठीक है। देखिए इसको हम कहते हैं सर द्विराष्ट्र का सिद्धांत, द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहते हैं, टू नेशन थ्योरी जिसको हम कहते हैं। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कुछ बातें यहाँ से कि जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत है, जैसे कि आपको पता है कि सर जो 1940 का जो लाहौर अधिवेशन है, क्या है? लाहौर अधिवेशन है। अब उस लाहौर अधिवेशन की अगर हम अध्यक्षता देखें, ठीक है, अगर इस लाहौर अधिवेशन की हम अध्यक्षता देखें तो ये की थी, किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने की थी सर? ये मोहम्मद अली जिन्ना ने। और पाकिस्तान की डिमांड जो की थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने ही की थी यहाँ से। अरे बात समझ में? तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत है ये इसी का परिणाम था कि भारत का जो विभाजन हुआ वो 2 राष्ट्रों में हो चुका था, ठीक है। 14-15 अगस्त 1947 को जो माउंटबेटन योजना है 3 जून 1947 की, उसके तहत ये हो चुका था। चलिए देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो क्या है कि महामंदी का वर्ष कब शुरू हुआ, ठीक है। तो महामंदी का जो वर्ष था वो लगभग आपका 1929 था। अगर इसका पूरा टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 1929 से लेके लगभग 33 तक इसका टाइम पीरियड चलेगा, ठीक है। दोनों टाइम पीरियड चलेंगे यहाँ से 1929 से लेके लगभग 1933 था, ठीक है। चलिए और इसके बाद जो था वो प्रोफेसर कीन्स ने अपना पुस्तक दिया था, पुस्तक दी थी इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि बेसिक का पूर्ण रूप क्या है, देखिए, ठीक है ना। चलिए देखिए बेसिक का पूर्ण रूप क्या है वो देख लेते हैं। तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन एंड कोड, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो बेसिक का
पूरा नाम है, जैसे कि कोबाल का पूछता है, ये जनरल कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्या कह रहा है सर वो देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कि देसी प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया। तो देसी प्रेस अधिनियम जो था वो कब पारित किया गया था, ये क्वेश्चन आपका है। तो जो 1878 है, 1878 में क्या गया था, देसी प्रेस अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है, याद रखिए इसका। भारत के साथ 1947 में गतिरोध समझौता यानी कि स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट, ठीक है, किसने किया था, ठीक है, गतिरोध समझौता 1947 में किसने किया था। तो देखिए ये थे आपके हैदराबाद के निज़ाम, हैदराबाद के जो निज़ाम था, ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं कि जो रियासत थी, अगर हम बात करें सर रियासतों के समझौते की, रियासतों का समझौता, अगर हम रियासतों के समझौते की बात करते हैं तो देखिए 3 रियासतें इम्पोर्टेंट रहेंगी सर आपके लिए। एक तो थी आपकी जूनागढ़ रियासत, ठीक है, एक था आपका जम्मू कश्मीर रियासत और एक थी आपकी हैदराबाद रियासत, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। तो जो जूनागढ़ रियासत है उसमें जनमत संग्रह हुआ था, क्या हुआ था, जनमत संग्रह हुआ था, ठीक है। उसके आधार पे इसको भारत में विलय किया गया। जम्मू कश्मीर अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में जो विलय पत्र है, जो राजा हरि सिंह है उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और भारत में विलय किया था। अब हैदराबाद जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाएगा, कि इम्पोर्टेंट क्यों बनेगा वो मैं बताता हूँ आपको। कि हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इंडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं कनेक्ट थे, जुड़े हुए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये समस्या थी कि अगर हैदराबाद उनके साथ मिल जाता है, क्योंकि जो माउंटबेटन योजना थी उसमें ये कहा गया था कि जो रियासतें हैं, रियासतों को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो भारत या पाकिस्तान किसी भी राष्ट्र के साथ जो है वो जा सकती हैं। तो हैदराबाद चूँकि भारत में पड़ता है सर, ठीक है ना, भारत में पड़ता है, आपको पता है यहाँ से हैदराबाद यानी कि जो आज के टाइम में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है ना सीमांत, उस एरिया में पड़ता है। तो उस चीज़ पे ये था कि भाई हैदराबाद को ना छोड़ा जाए। तो यहाँ पे हैदराबाद में क्या था, जो पुलिस कार्रवाई थी, क्या था कि पुलिस कार्यवाही के द्वारा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो था वो हैदराबाद को भारत में विलय किया गया। और ये जो कार्रवाई थी इसको एक नाम दिया गया, उसका नाम था सर ऑपरेशन पोलो। क्या नाम दिया गया सर, ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो जो था वो अभियान था, मतलब वो ऑपरेशन था जिसके तहत जो था जो हैदराबाद का विलय किस में किया गया, भारत में किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसकी जो लेखक है वो है सर अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल जो है वो आपके प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक है। अब आपको पता है सर जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, यानी कि इकोनॉमिक्स का जो फादर है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। तो वो कौन कहलाते हैं सर, आपके एडम स्मिथ ही कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन मैं कोशिश करूँगी लगभग 50-55 क्वेश्चन आपको मैं यहाँ से करा दूँ, ठीक है ना, क्योंकि 2 सेट बनेंगे, 2 वीडियो बनाऊंगा इसकी मैं 100 क्वेश्चन की पूरी, आपको अच्छा लगेगा इसमें, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में किस संगठन ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं, उसका नाम है सर आपका DRDO। क्या है सर, DRDO, ठीक है ना। और DRDO का मुख्यालय कहाँ है सर, आपका दिल्ली में। तो DRDO ने क्या बनाया था सर आपका 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया हुआ है, ठीक है। चलिए भारत के लिए मानक यामोत्तर कौन सा है, ठीक है। तो जो भारत के लिए मानक यामोत्तर है वो कौन सा है, तो देखिए मानक यामोत्तर जो है वो 82 डिग्री 30 है ईस्ट में, ठीक है, 82 डिग्री ईस्ट में, यानी कि 82.5 डिग्री पर। देखिए आप या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं सर 82/1/2 डिग्री ईस्ट, ठीक है। जो कि लाइन जो है वो मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है, ठीक है, गुजरती है और वहाँ से, ठीक है, भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मर्दा के रूप में जाना जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मर्दा जो है वो
बांगर के नाम से जाना जाता है सर। किसमें? बांगर के नाम से जाना जाता है। जो नवीन होती है वो किसको? खादर के नाम से। तो जो नवीन है वो खादर के नाम से, और जो पुरानी है वो किसके नाम से? बांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो आपका सही आंसर क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा बांगर। ठीक है ना। तो जो बांगर है वो बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसकी खेती गौड़ जनजाति द्वारा की जाती है? ठीक है, तो गौड़ जनजाति जो द्वारा वो होती है आपकी स्थानांतरशील खेती। तो स्थानांतरशील खेती को हम देखिए, ध्यान रखना, हम इसको झूमिंग खेती या झूम खेती भी कहते हैं सर। क्या कहते हैं सर? इसको झूम खेती भी कहा जाता है। ठीक है ना। झूम खेती में क्या होता है कि सर ये किसी एक स्थान से जो पेड़ वगैरह होंगे इनको यहाँ से साफ़ वगैरह करके, जैसे पेड़ वगैरह हैं, ठीक है सर, ये क्या करेंगे, इनको साफ़ कर देंगे यहाँ से, और इनको साफ़ करने के बाद यहाँ पे खेती करेंगे, और जैसे ही यहाँ पे उर्वरता क्षमता खत्म हो जाएगी फिर यहाँ से इस पे खेती करना बंद कर देंगे। तो इसको स्थानांतरशील खेती जो है वो कहा जाता है सर। ठीक है जी, चलिए। देखिए, हिमानी मिट्टी, ग्लेशियर क्ले का घना निक्षेप करेवा, ठीक है सर, क्या? करेवा पाया जाता है सर। ठीक है, तो करेवा जो पाया जाता है सर वो पाया जाता है आपका कश्मीर में। तो जो कश्मीर वाला क्षेत्र है वहाँ पे क्या है सर? हिमालय मिट्टी यानी कि ग्लेशियर क्ले जो है वो पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर जी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वतंत्रता संग्राम के लिए यूनानी यानी कि ग्रीक संघर्ष शुरू हुआ था? ठीक है ना। ग्रीक संघर्ष जो था वो शुरू हुआ था, वो हुआ था लगभग आपका 1821 में। कब हुआ था सर आपका? ये 1821 में हुआ था। ठीक है ना, याद रखें इस चीज़ में। देखिए, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो देखिए, एंड्रॉयड भी है आपका, उबंटू भी है, लिनक्स भी है, लेकिन कोबोल नहीं है सर। कोबोल क्या है? कोबोल एक क्या है? कोबोल एक भाषा है। क्या है? कोबोल एक भाषा है। तो जब भाषा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा सर? कोबोल बन जाएगा। देखिए, भारतीय संसद द्वारा औद्योगिक नीति संकल्प कब अपनाया गया? ठीक है, तो देखिए ये अपनाया गया था आपका लगभग, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलिए। तो देखिए, भारतीय संसद औद्योगिक जो नीति संकल्प है वो कब अपनाया गया था यहाँ से? तो देखिए, वर्ष 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प जो था वो मनाया गया था। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी संधि गैर परमाणु हथियार वाले देशों के परमाणु हथियारों को प्राप्त करने से रोकती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परमाणु अप्रसार संधि। क्या होगा इसका आंसर? परमाणु अप्रसार संधि। तो परमाणु अप्रसार संधि में यही बातें बोली गई इसमें। ठीक है, चलिए। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो कब शुरू किया गया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब शुरू किया गया? तो देखिए 1973 में किया गया। देखिए, अगर आपसे पूछ ला कि टाइगर की घोषणा कब हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की जो घोषणा थी वो कब की गई थी, तो देखिए अगर घोषणा पूछेगा तो ये आपका 1972 होगा। और किसके समय की होगी? तो ये इंदिरा गांधी की समय होगी। किसके समय में? इंदिरा गांधी में। और प्रोजेक्ट टाइगर जो सबसे पहले शुरू किया गया था वो क्या कहता है सर आपका? कार्बेट नेशनल पार्क में। कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है ना, उत्तराखंड में ही इसका सबसे पहले यूज़ हुआ था। ठीक है, तो ये लगभग आपके 52 क्वेश्चन हो चुके हैं सर आज की सेट में आपके। ठीक है ना, तो उम्मीद है आप लोगों के क्वेश्चन दिमाग में होंगे, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके इसमें। ठीक है ना, तो बस अपनी जो है आपके लगभग 2-2.5 महीने आपके पास बचा हुआ है, 2 से 2.5 महीने आपके पास बचा हुआ है। और देखिए, चूँकि मैंने कहा था कि मैं आपको यहाँ पे जो है परीक्षा वाणी, क्योंकि अब इसमें देखिए सर कि परीक्षा वाणी हम क्यों पढ़े थे कि मैं पहले ही कहा सर परीक्षा वाणी बी मस्ट, परीक्षा वाणी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनेंगे सर। तो उसको जितना ज़्यादा हो सके उसको रिपीट करिए। अब ऐसा तो है नहीं सर कि मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं कुछ अलग से कोई दुनिया से अलग पढ़ा दूंगा। देखिए सर, मैं पढ़ाऊँगा परीक्षा वाणी, बस ये कि कम से कम अगर आप घर बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने का मैं तरीका बता दूंगा आपको कि परीक्षा वाणी को पढ़ते कैसे हैं, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना उसमें, ये सबसे ज़रूरी है। तो परीक्षा वाणी जो है सर वो आपकी मस्ट है। परीक्षा वाणी के बिना कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ये क्वेश्चन अपना लिखते रहिएगा। ठीक है सर, ध्यान से अपना आराम से। ठीक है, सारे क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे। तो ये चीज़ याद रखिए। देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके।
ठीक है। देखो पे वगैरह कुछ नहीं है ऐसे, इसमें तो मैं तो जनरली एक वीडियो बनाता हूँ कि भाई आप लोग अपना सिलेक्शन ले, ठीक है ना। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको बस एक ही काम है सर, गुरु दक्षिणा एक ही चीज़ होगी कि भाई इसमें आप वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसमें, ठीक है। सभी लोगों के पास, अपने ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास, उन सब ग्रुप्स में जो है इस वीडियो को शेयर करें, एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखें अपना, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।